सभी बालकों और बालिकाओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 जो कि है सरल रेखा में गति। और आज हम केवल एक नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे बल्कि आरंभ करेंगे एक नए अध्याय का, शुभारंभ करेंगे एक नए युग का, क्योंकि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकेनिक्स जिसे आप हिंदी में कहते हैं यांत्रिकी। इस मैकेनिक्स के दो ब्रांचेस हैं, एक है स्टैटिक्स और एक है डायनामिक्स। इस डायनामिक्स के भी दो ब्रांचेस हैं, एक है काइनेमेटिक्स और एक है काइनेटिक्स। हमको फिलहाल काइनेमेटिक्स पढ़ना है, लेकिन पहले सवाल ये है कि मैकेनिक्स क्या होता है, यांत्रिकी क्या है। तो बच्चा, यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स भौतिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आपको बल के बारे में पढ़ना होता है, पिंड की गति के बारे में पढ़ना होता है और पिंड की गति और उस पर लगने वाले बल के बीच बल और गति के परस्पर संबंध का भी आपको अध्ययन करना होता है। तो क्या है यांत्रिकी? भौतिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत बल, पिंडों की गति एवं उनमें पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है, यांत्रिकी कहलाता है। अब इस यांत्रिकी के दो ब्रांचेस और हैं, एक है स्टैटिकी जिसे आप स्टैटिक्स बोलोगे। यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत विरामावस्था की वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करना है जो विरामावस्था में है। अब आपको लग रहा होगा यार जो वस्तु विरामावस्था में है उसके बारे में क्या पढ़ना है, उसमें तो कोई गति नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो वस्तु विरामावस्था में है उसमें कोई गति नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उस पर कोई बल नहीं लग रहा। ये आपका जो मिसकॉन्सेप्शन अगर आपका है कि विरामावस्था में पड़ी वस्तु पर कोई बल नहीं लगता, तो इसे आप त्याग दीजिए। क्योंकि किसी शायर ने कहा है कि समंदर को शांत देखकर ये मत समझना कि उसमें रवानी नहीं है। समंदर को शांत देखकर ये मत समझना कि उसमें रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, अभी उठने की ठानी नहीं है। तो बच्चा, जो वस्तु विरामावस्था में है ऐसा नहीं है कि उस पर बल नहीं लग रहा, उस पर बहुत सारे बल लग रहे होते हैं। बस बात यह है कि जितना बल ऊपर लगता है उतना बल नीचे लगता है, जितना बल दाएं लगता है उतना बल बाएं लगता है। यानी कि जितने भी बल उस पर लग रहे होते हैं उन सभी का सदिश योग शून्य होता है, यानी कि कुल बल शून्य होता है। नेट जो है, नेट फोर्स, कुल बल वो शून्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बल नहीं लग रहा। बल बहुत सारे लग रहे होते हैं, लेकिन सभी बलों का सदिश योग क्या होगा? शून्य होगा। और अगर किसी वस्तु पर लग रहे सभी बलों का सदिश योग शून्य होता है तो हम कहते हैं वह वस्तु संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था में है, ना तो इधर को जा रही है, ना तो उधर को जा रही है, ना तो ऊपर को जा रही है, ना तो नीचे को जा रही है। उसमें कोई हरकत देखने को नहीं मिल रहा। इतने सारे बलों के बावजूद भी हरकत देखने को नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उसने संतुलन बना के रखा है। एक्चुअली में उसने संतुलन नहीं बना के रखा, उस पर जो बल लग रहे होते हैं वो संतुलन की अवस्था में होते हैं। तो आप ऐसा कहेंगे कि स्टैटिकी यानी कि स्टैटिक्स में ऐसी वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है, ऐसे पिंडों का अध्ययन किया जाता है जो संतुलन की अवस्था में होती हैं। ओके, और अब बात करते हैं गतिकी की। तो ये तो बहुत आसान है। गतिकी भौतिकी की यानी कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। अब गति का अध्ययन करना है, गतिकी के भी दो ब्रांचेस हैं जैसा आपको बताया, एक शुद्ध गतिकी और एक उचित गतिकी। इस शुद्ध गतिकी को ही हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स, इसे ही हम लोग कहते हैं काइनेमेटिक्स, और उचित गतिकी को कहा जाता है काइनेटिक्स। अब ये दोनों में क्या अंतर है? देखो, दोनों में गति के बारे में पढ़ना है, इसमें भी गति के बारे में पढ़ना है, इसमें भी गति के बारे में पढ़ना है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंस ये है कि शुद्ध गतिकी में आपको गति के कारण में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि गति का कारण क्या है। गति का कारण होता क्या है? गति का कारण होता है बल। यानी कि शुद्ध गतिकी में आपको बल
बल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि बल ही क्या है, गति का कारण है। शुद्ध गतिकी क्या है, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत वस्तु की गति के कारण को ज्ञात किए बिना ही उसकी गति का अध्ययन किया जाता है। तो शुद्ध गतिकी में आपको गति का कारण नहीं जानना, आपको मतलब ही नहीं है, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि गति का कारण क्या है, और कारण क्या होता है, बल होता है। तो यहाँ पे आप बल की बात नहीं करेंगे, शुद्ध गतिकी में आप कहीं भी बल की बात नहीं करेंगे। और आप देखेंगे कि अभी आप चैप्टर 3 पढ़ेंगे सरल रेखा में गति, चैप्टर 4 पढ़ेंगे समतल में गति, ये दोनों ही काइनेमेटिक्स है, ये दोनों ही शुद्ध गतिकी है, यहाँ पर कहीं भी बल की बात नहीं होगी। हम लोग केवल बात करेंगे कि वस्तु ने कितना दूरी तय किया, उसका स्पीड कितना है, उसका त्वरण कितना है, उसका विस्थापन कितना है, बस यही सब बात होगी। कहीं भी बल का जिक्र नहीं होगा, यानी कि कहीं भी गति का कारण का जिक्र नहीं होता है। और अब बात करते हैं उचित गतिकी की। उचित गतिकी यांत्रिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की गति के कारणों सहित उसका अध्ययन किया जाता है। यानी यहाँ पे आप बल को ध्यान में रखकर चलेंगे, यहाँ पे बल भी आ जाएगा, यहाँ पे त्वरण रहेगा, यहाँ पे विस्थापन रहेगा, यहाँ पे वो सब चीज़ें रहेंगी जो यहाँ पे होता है, लेकिन यहाँ पे बल नहीं होता, यहाँ पे हम बल को साथ लेकर चलेंगे। ओके, तो उचित गतिकी और शुद्ध गतिकी में मात्र अंतर इतना है कि शुद्ध गतिकी में आपको गति का कारण में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बल की आप बात नहीं करते हो, बल की नहीं ना, बल की बात आप नहीं करते हो। और उचित गतिकी में क्या है, उचित गतिकी में आपको गति के कारण जानने में भी इंटरेस्ट है, आप यहाँ पर बल की भी बात करोगे। तो ये हो गया यांत्रिकी कि यांत्रिकी क्या है, स्टैटिकी, गतिकी, शुद्ध गतिकी और उचित गतिकी। ओके, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गति और विराम की। इंग्लिश में आप बोलेंगे मोशन, मोशन एंड रेस्ट। बच्चा आप इंग्लिश का टर्म भी आप सीखते चलिए। मैं पहले ही दिन से चिल्ला रहा हूँ, पहले ही दिन से आपको बोल रहा हूँ कि आगे की पढ़ाई आपको इंग्लिश में ही करनी पड़ेगी। और मैं नहीं चाहता कि आप कहीं भी कमज़ोर पड़ जाओ, कहीं भी आपको ये दिक्कत आए कि यार हमें इंग्लिश नहीं आती। आप इंग्लिश के टर्म्स, इंग्लिश की जो शब्दावली है कि भाई गति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, विराम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तब आगे अगर पढ़ाई इंग्लिश में भी होगी, होने दो, आपको जब सब चीज़ें इंग्लिश में पता होंगी तो आप समझ लोगे ना यार। तो देखिए बात करते हैं गति और विराम की। तो मेरा सवाल ये है, ये बच्चा सोच रहा है, ये बच्चा मैं हूँ, व्हाट इज रेस्ट, रेस्ट यानी कि व्हाट इज विराम। ये बच्चा सवाल कर रहा है कि विराम क्या है, व्हाट इज रेस्ट। क्या ये रेस्ट में है, यानी ये विराम में है। तो टीवी एट रेस्ट, आपके घर में टीवी है, देख लीजिए टीवी चल रहा है क्या, देखिए टीवी चल रहा है, टीवी चल रहा है मतलब ये नहीं कि चल रहा है, टीवी ऑन है, चल नहीं रहा। टीवी एट रेस्ट। ये फैन बताइए, फैन रेस्ट में है कि मोशन में है, फैन, ये फैन चल रहा है कि विराम में है। तो फैन किस में है बच्चा, फैन एट रेस्ट। तो इसे आप बोलते हो ये रेस्ट में है, इसे भी आप बोल रहे हो कि ये रेस्ट में है। तो रेस्ट क्या हो जाएगा, तो सवाल ये है कि रेस्ट क्या हो जाएगा, कैसे परिभाषित करेंगे आप रेस्ट को। अगर जब कोई वस्तु किसी नियत बिंदु, वस्तु या फ्रेम के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, तब आप कहते हैं वस्तु क्या है, विरामावस्था में है, वस्तु विराम में है। बहुत ही आसान सा परिभाषा है। देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, समय तो चलता जाएगा, समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, समय किसी भी सुंदर मोहतरमा के लिए भी नहीं रुकता, चाहे वो कितनी भी खूबसूरत हो, समय किसी के लिए नहीं रुकेगा। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, समय चल रहा है, तो क्या समय के साथ मेरी स्थिति में कोई परिवर्तन हुआ? आप इस पीछे स्मार्ट बोर्ड के सापेक्ष देख सकते हो, कोई परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। तो जब भी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, जब भी समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन ना हो, तो हम कहते हैं वस्तु किस में है, वस्तु विराम में है। वो पिंड क्या है, वो पिंड विरामावस्था में है।
लेकिन अब बात करते हैं कि गति क्या है, व्हाट इज मोशन, मोशन क्या है। क्या ये फैन मोशन में है, क्या ये फैन मोशन में है, क्या ये पंखा गति में है? आप जवाब दीजिए नीचे कमेंट, आप रोक के सोचिए 2 मिनट, क्या ये पंखा गति में है? तो आपका जवाब क्या होगा, हाँ या ना, हाँ या ना, ना या हाँ या ना। क्या है, पंखा गति में नहीं है। पंखा, देखिए पंखा समय के साथ पंखे की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन पंखे का जो ब्लेड है, पंखे का जो ब्लेड है उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि मूविंग ब्लेड्स ऑफ फैन, इस पंखे का जो ब्लेड है, ब्लेड समझ है ना, ब्लेड ही बोलेंगे, तो पंखे का जो ब्लेड है वो मोशन में है। ओके, और अब इसको देख लीजिए, इस एग्जांपल को बताइए, क्या ये कार गति में है? तो बिल्कुल है, मूविंग कार, चलती हुई कार गति में तो है ना। तो अब आप गति को कैसे परिभाषित करेंगे, जब कोई वस्तु नियत बिंदु वस्तु या फ्रेम के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गत्यावस्था में कहा जाता है। देखिए, क्या मैं गत्यावस्था में हूं, क्या मेरी स्थिति बदल रही है? देखिए, तो मैं गत्यावस्था में हूं, मैं मोशन में हूं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि विराम क्या है और गति क्या है। जब भी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता समय के सापेक्ष, जब भी किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तो उसे कहेंगे कि वस्तु विराम में है। और अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है समय के सापेक्ष तो हम कहेंगे कि वस्तु गति में है, मोशन में है। और अब आपकी बारी, आप मुझे बताइए, बस में बैठे लोग विराम में हैं कि गति में हैं? लेकिन बस कहाँ है, बस यहाँ है, अरे बस कहाँ है, बस यहाँ है। अब आप मुझे बताइए कि बस में बैठे हुए लोग गति में हैं कि विराम में हैं? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा। बस में बैठे लोग गति में हैं कि विराम में हैं? क्या है आपका जवाब? पॉज कर लीजिए वीडियो को। लो मैं रुक गया, चलो मैं रुक गया, चलो मैं रुक गया, चलो मैं रुक गया। अब बताइए, सोच लिया, क्या है आपका जवाब? क्या है? बस में बैठे हुए लोग गति में हैं कि विराम में हैं? देखिए, बस में बैठे लोग एक दूसरे के सापेक्ष विराम में हैं। जरा इस शब्द पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत ही अहम किरदार है इस शब्द का। बस में बैठे लोग एक दूसरे के सापेक्ष विराम में हैं। अगर कोई हलचल ना कर रहे हो, भागा दौड़ी ना कर रहे हो बस के अंदर, हाँ, अगर क्या खेलते हैं, परी पत्थर ना खेल रहे हो बस के अंदर, तो बस में बैठे हुए लोग क्या हैं? एक दूसरे के सापेक्ष विराम में हैं। वो एक दूसरे के सापेक्ष विराम में हैं क्यों? क्योंकि उनकी स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो रही है। आप देख सकते हो, देख रहे हो आप, ये जो लोग हैं उनकी स्थिति एक दूसरे के सापेक्ष परिवर्तित नहीं हो रही है। तो बस में बैठे हुए लोग क्या हैं? बस में बैठे हुए लोग एक दूसरे के सापेक्ष विराम में हैं। अब समझिएगा कि क्या है, बारीकी से समझना होता है किसी भी चीज को। बस में बैठे हुए लोग एक दूसरे के सापेक्ष विराम में हैं, लेकिन बस में बैठे लोग बस स्टॉप पे खड़े लोगों के सापेक्ष में गति में हैं। अब समझ में आया ना? अब मजा आया ना वीडियो? देखो जरा, ओहो, पहले समझो तो इसको। देखिए देखिए, अरे वापस नहीं जाते हो क्या तुम? हाँ ठीक है, अब फिर वापस लेकर आते हैं। ये देखिए, ये देखिए, बस में जो बैठे हुए लोग हैं वो एक दूसरे के सापेक्ष विराम में हैं, क्योंकि एक दूसरे के सापेक्ष उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। लेकिन जो लोग इस बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस स्टॉप पे जो लोग खड़े हैं, उनके सापेक्ष उनकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है। तब देखिए, अगर मैं इनमें से कोई एक हूं, अगर मैं ऑब्जर्वर बोलूंगा अपने आप को, ये शब्द आप याद रखिएगा, मैं अपने आप को ऑब्जर्वर बोलूंगा, आप अपने आप को ऑब्जर्वर बोलेंगे। प्रेक्षक, हिंदी में कहेंगे प्रेक्षक, ऑब्जर्वर ज्यादा अच्छा लगता है सुनने में। मैं अपने आप को ऑब्जर्वर बोलूंगा, तो अगर मान लीजिए इनमें से मैं एक हूं तो मैं बोलूंगा क्या है, ये विराम में है। लेकिन अगर आप यहां से देख रहे हैं, अगर आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं, कहां से बच्चा?
अगर आप यहां से इनमें से कोई एक हैं तब आपको लगेगा कि ये लोग किस में हैं, ये लोग मोशन में हैं, ये लोग गति कर रहे हैं। यानी कि गति या विराम, गति या विराम किस पे निर्भर करता है? गति या विराम इस बात पे निर्भर करता है कि आप किसके सापेक्ष बात कर रहे हो, किसके रिलेटिव में बात कर रहे हो। जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट शब्द मैंने यूज किया है कि गति और विराम इस बात पे निर्भर करता है कि आप किसके सापेक्ष बात कर रहे हो। अगर हम लोग इस बस में बैठे हुए लोगों को एक दूसरे के सापेक्ष में देखें तो एक दूसरे के सापेक्ष वो लोग विराम में हैं, लेकिन अगर हम लोग इस बस में बैठे हुए लोगों को इनके सापेक्ष देखें तो ये लोग गति कर रहे हैं। यानी कि गति और विराम सापेक्ष शब्द हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं, निरपेक्ष नहीं हैं। निरपेक्ष नहीं है। निरपेक्ष यानी कि गति में है तो सबके लिए गति में है, एब्सोल्यूट, परम सत्य समझ सकते हो, परम सत्य, एब्सोल्यूट, निरपेक्ष। यानी कि अगर कोई गति में है तो सबके लिए गति में है, और अगर विराम में है तो सबके लिए विराम में है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एब्सोल्यूट रेस्ट, जरा ध्यान दीजिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट विराम, वही है, एब्सोल्यूट मोशन बोलना चाहिए मुझे। एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन नाम का कोई चीज नहीं होता। कोई भी चीज सबके लिए रेस्ट में नहीं हो सकती, कोई भी चीज सबके लिए मोशन में नहीं हो सकती। ये सब किस पे है? ये रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स हो सकता है जो आपके लिए विराम में हो वो मेरे लिए गति में हो। देखो ऐसा जीवन भी यही है। हो सकता है जो शख्स मेरे लिए बुरा हो किसी के लिए अच्छा हो, जो शख्स मुझे छोड़कर चला गया वो मेरे लिए गलत है, लेकिन वो जिसके पास गया उसके लिए अच्छा है। देखो दुनिया में कोई भी एकदम बुरा नहीं होता, कोई एकदम से अच्छा भी नहीं होता, कोई किसी के लिए अच्छा होता है, कोई किसी के लिए बुरा होता है। वही बात एकदम सच्ची नहीं होती, कोई बात किसी के लिए सच्ची होती है, कोई बात किसी के लिए गलत होती है। कोई भी यहाँ पर एकदम एब्सोल्यूट जो टर्म है, निरपेक्ष, एकदम निरपेक्ष, ऐसा कोई इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट ही नहीं करता, एग्जिस्ट ही नहीं करता। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल यही है कि जो मुझे छोड़ कर गया वो मेरे लिए गलत है, लेकिन जिसके पास गया उसके लिए तो अच्छा है ना। तो एक ही समय पर एक ही शख्स किसी के लिए अच्छा है, किसी के लिए बुरा है। वैसे ही गति और विराम भी एकदम एब्सोल्यूट नहीं है, एकदम निरपेक्ष नहीं है। हो सकता है जो आपके लिए विराम में हो मेरे लिए गति में हो, मेरे लिए जो विराम में हो आपके लिए गति में हो। तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि आप किसके सापेक्ष में देख रहे हो। तो याद रखिएगा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये क्या है? सापेक्ष शब्द हैं, एकदम एब्सोल्यूट नहीं होता। अब आपको लगेगा कि आप सर ने गलत पढ़ा रहे हैं। धरती को देखो, धरती तो एकदम रेस्ट में है, धरती तो एकदम विराम में है। तो बच्चा अब मेरी बात सुनिए आपको लगता है धरती विराम में है? ये सूरज है, सन है, पृथ्वी सन के चारों तरफ 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से घूम रही है। यानी एक सेकंड में 30 किलोमीटर, एक सेकंड में 30 किलोमीटर। अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो यह आ जाता है लगभग 1,07,000 किलोमीटर, इकाई दहाई सकरा हजार 10 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। एक घंटे में हम लोग 1,07,000 किलोमीटर चल जाते हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पे हैं। जो आपको रेस्ट में लग रहा है वो देखिए जरा, अरे देखिए अभी आपका दिमाग जो है फट जाएगा। आपको जो पृथ्वी रेस्ट में लग रही है, जो पृथ्वी आपको विराम में लग रही है, और सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड यानी कि 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। और क्या मानेंगे? अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा ठीक है, ठीक है, चलो पृथ्वी तो घूम रहा है, ये सन है, सन को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, अर्थ है तो ठीक है, चलो तो भाई पृथ्वी, अब सही बोल रहे हैं सर, मैं मानता हूं आपकी बात कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है, लेकिन सूर्य तो रेस्ट में है। सभी जितने भी वस्तुएं हैं उनकी गति को उस सूर्य के सापेक्ष देख लीजिए, तो बच्चा सूर्य भी विराम में नहीं है,
सूर्य की स्पीड जानते हो कितनी है? 60,92,000 किलोमीटर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। सन जो है रेस्ट में नहीं है, वो इस ब्रह्मांड में 60,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भाग रहा है। 60,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब आपको लग रहा होगा कहाँ भाग रहा है? तो बच्चा, आप कौन सी गैलेक्सी में रहते हो? आप मिल्की वे में रहते हो। मिल्की वे यानी कि मंदाकिनी में रहते हो। और ये इसका सेंटर है जहाँ पर एक बहुत बड़ा सा मैसिव ब्लैक होल है, जिसे क्या नाम दिया गया है? सैजिटेरियस। सैजिटेरियस ए स्टार। देखो, ये पाया गया है कि जितनी भी सारी, इसकी चर्चा कभी और करेंगे, लेकिन बता दूं कि जितनी भी सारी गैलेक्सीज होती हैं उनके सेंटर में एक मैसिव ब्लैक होल होता है। इनकी चर्चा हम एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में करते हैं। तो अगर आप एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स में इंटरेस्टेड हैं तब तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो देखिए, सूर्य जो है, पहले मैंने क्या बोला कि पृथ्वी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड से सूर्य के चक्कर लगाती है, 1,07,000 किलोमीटर प्रति घंटा से। 60,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा से सूर्य जो है इस मिल्की वे के सेंटर के चारों ओर घूमता है, 60,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब देखिए, आपको लग रहा होगा ठीक है, मिल्की वे तो रेस्ट में होगा, घंटा रेस्ट में। ये जो है 2.1 मिलियन किलोमीटर पर आवर से भाग रहा है आकाश। ये हमारी जो आकाश गंगा है 2.1 मिलियन किलोमीटर पर आवर से चल रहा है इस ब्रह्मांड में। समझिए समझिए आप कितने स्पीड में हो। 1,60,000 किलोमीटर प्रति घंटा, 60,92,000 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये 2.1 लग रहा होगा बच्चों को, 2.1 तो है बस, 2.1 मिलियन है। 2.1 मिलियन है, 1 मिलियन 10 लाख होता है। 2.1 मिलियन मतलब लगभग 21 लाख हो गया। 21 लाख किलोमीटर प्रति घंटा। लो बताओ, यानी कि आपकी आकाश गंगा, आपका जो गैलेक्सी है मिल्की वे, 1 घंटे में 21 लाख किलोमीटर चली जाएगी। यू आर नेवर एट द सेम प्लेस इन द यूनिवर्स अगेन। इंग्लिश में कुछ भी बोला, हिंदी में यह है कि आप यूनिवर्स के उसी जगह पे दोबारा कभी होते ही नहीं हो। आप एक जगह पे दोबारा कभी होते ही नहीं हो। तो ये अपने आप को डीमोरलाइज करना बंद कर दो कि आप तो कहीं घूम नहीं पा रहे हो। आप पृथ्वी के सापेक्ष कहीं घूम नहीं पा रहे हो। आप पृथ्वी के सापेक्ष एक ही जगह पे रह गए, एक ही नगर में रह गए। लेकिन आप जिस प्लैनेट पे रहते हो, जिस सूर्य के चक्कर लगाते हो, जिस गैलेक्सी में रहते हो, वो एक जगह पे दोबारा कभी होता ही नहीं है। वो एक जगह पे दोबारा कभी होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि इस ब्रह्मांड में कोई भी विराम में नहीं है। अब आपको लग रहा होगा आपका यूनिवर्स रेस्ट में है। यूनिवर्स तो भैया लाइट के स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से उसका प्रसार हो रहा है। इसकी चर्चा हम एस्ट्रोनॉमी वाले वीडियो में करेंगे। लेकिन चलिए हम आगे बढ़े, मेन मुद्दे पे आते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया कि विराम और गति सापेक्ष शब्द हैं, रिलेटिव टर्म्स हैं। विराम और गति को हमेशा किसी के सापेक्ष बताया जाता है। किसके सापेक्ष बताया जाता है? जिसके सापेक्ष बताया जाता है उसे हम कहते हैं निर्देश तंत्र, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इससे पहले कि मैं आपका परिचय इससे करवाऊं, मैं आपको यह बता दूं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस को, निर्देश तंत्र को हम लोग चैप्टर 5 में फिर से पढ़ेंगे। वहां डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए जो चीजें हैं आप वहां चैप्टर 5 में ही उसको समझ पाओगे। बलों की बात होगी, त्वरण की बात होगी, तो चैप्टर 5 में हम लोग इसको एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे और बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल में यहाँ भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हो सकता है जो चीज़ें मैं आपको बताऊँ वो आपको समझ में ना आए, लेकिन जब आप चैप्टर 5 में इसको दोबारा पढ़ोगे ना तो आप मुझे समझा दोगे कि सर आप रहने दो, मैं समझा देता हूँ। चलिए इधर देखिए, तो क्या है निर्देश तंत्र? वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति अथवा गति का अध्ययन किया जाता है निर्देश तंत्र कहलाता है। निर्देश तंत्र, जैसे कि चलो हमने सन को मान लिया, भाई सन हो गया, ये पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है, पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है, ये अर्थ हो गया और ये सन हो गया। तो आपने क्या किया? आपने अर्थ की गति को किसके सापेक्ष देखा? सन के सापेक्ष। तो सन यहाँ पे क्या हो गया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। अब अगर आप अर्थ पे हो
तो आप बाइक चला रहे हो या मोटरसाइकिल भी वही होता है, या कार चला रहे हो, तो आपकी गति किसके सापेक्ष है? पृथ्वी के सापेक्ष है। पृथ्वी पे जितना भी घर है, रोड है, टावर है, जो भी है, उसके सापेक्ष आपकी स्थिति बदल रही है, ठीक है ना। तो आप धरती के सापेक्ष गति में हो ना गति में। अगर आप विराम में भी हो तो धरती के सापेक्ष विराम में हो। अगर कोई बोले यार तुम तो बस खड़े ही रहते हो, तो बोलो उसको अबे हम नहीं खड़े हैं, हम तो सूर्य के चारों ओर 30 किलोमीटर पर सेकेंड से भाग रहे हैं, तुमको दिख नहीं रहा क्या? ओके, तो जिस तंत्र के सापेक्ष आप किसी भी वस्तु की स्थिति या गति को दर्शाते हो या अध्ययन करते हो, उसे हम कहते हैं निर्देश तंत्र। और सबसे सिंपल देखो, ये तो एक्चुअल में फिजिकल वर्ल्ड में जो आपके आसपास चीज़ें हैं उसमें आप किसी भी एक चीज़ को निर्देश तंत्र मान लेते हो। किसी टावर को है तो उस टावर के सापेक्ष आपकी स्थिति बदल रही है, रोड के सापेक्ष आपकी स्थिति बदल रही है। तो क्या आप जब अध्ययन करोगे तो रोड बना दोगे या कोई टावर बना दोगे या पेड़ बना दोगे? नहीं, हम लोग उसके लिए लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या लेंगे हम लोग? क्या ध्यान दीजिएगा, क्या लेंगे हम लोग लेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम। और सबसे सिंपल वाला जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सबसे सिंपल, जिसे हम कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। जरा ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई जेड, क्या है ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। हिंदी में कहते हैं कार्तीय निर्देशांक। तो सबसे सिंपल जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसको हम लोग यूज करेंगे वो है कार्तीय निर्देशांक तंत्र, ठीक है। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें क्या होता है, अगर किसी एक रेखा की ही बात करनी है तो केवल कोई एक ही अक्ष लोगे आप। अगर प्लेन यानी कि समतल की बात करनी है तो आप कोई 2 अक्ष लोगे। अगर त्रिविमीय की बात करनी है तो आप 3 अक्ष लेंगे। आपको पता है ना 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है हमारा, तो हम 3D लेके चलते हैं। एक्स वाई जेड, इसमें आप किसी भी पार्टिकल, किसी भी बॉडी के स्थिति को कैसे दिखाते हैं? एक्स वाई जेड में दिखाते हैं कि वो एक्स की दिशा में एक्स दूरी पर है, वाई की दिशा में वाई दूरी पर है, जेड की दिशा में जेड की दूरी पर है। ओके, तो किसी भी कण की स्थिति आप कैसे दिखाते हैं? एक्स वाई जेड में दिखाते हैं। और अगर कोई पिंड गति में है तो उसका ये एक्स वाई जेड यानी कि ये निर्देशांक क्या होगा? परिवर्तित होगा। और अगर कोई वस्तु विराम में है तो समय के साथ उसका एक्स वाई जेड परिवर्तित नहीं होगा। और एक चीज और है, आपका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जो निर्देश तंत्र है, उसमें घड़ी भी इन्वॉल्व है, उसमें घड़ी भी होना चाहिए। अरे समय भी तो होना चाहिए, तभी तो आप समय के साथ बोलोगे परिवर्तित हो रहा है। अब देखिए, आपका जो निर्देश तंत्र है वो 2 प्रकार का है। 2 प्रकार का, एक है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र। उस निर्देश तंत्र को हम लोग जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, जो कि या तो स्थिर है, जो कि क्या है, जो कि या तो स्थिर है। कहां जा रहे हो बच्चा, कहां जा रहे हो तुम? जो कि या तो स्थिर है या तो एक समान गति अवस्था में होता है। तो उस निर्देश तंत्र को हम लोग जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं, जो या तो स्थिर है, या तो रेस्ट में है, या तो विरामावस्था में है, या चल भी रहा है तो एक समान गति से चल रहा है। और याद रखिएगा, इसमें न्यूटन के नियम मान्य होते हैं। इसीलिए मैं बोला इसको चैप्टर 5 में समझेंगे, ठीक है। चैप्टर 5 में अच्छे से समझेंगे। चलिए, उसका जिक्र मैं वहीं करूंगा, क्योंकि न्यूटन का नियम क्या है, जड़त्व क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्या है, तृतीय नियम क्या है, ये सब आप नियम पढ़ लोगे तभी समझ में आएगा आपको कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियम मान्य होने का मतलब क्या है और अजड़त्वीय में मान्य नहीं होता है तो उसका मतलब क्या है। तो अभी बस एक आप लेकर चलिए, क्योंकि यहाँ पे हमको जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमको किसी भी वस्तु की स्थिति या गति को दर्शाना है तो हमको निर्देश तंत्र की जरूरत पड़ेगी ना। तो आपने समझ लिया कि किसको बोलेंगे आप निर्देश तंत्र? वह तंत्र जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति या गति का अध्ययन किया जाता है।
तो जब आप निर्देश तंत्र पढ़ रहे हो तो उसका प्रकार भी पढ़ना तो बनता है ना। दो प्रकार का है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और एक होता है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो जड़त्वीय क्या है बच्चा? उस निर्देश तंत्र को जड़त्वीय बोलेंगे जो कि या तो विरामावस्था में है या चल भी रहा है तो एक समान चाल से चल रहा है। अब जब भी आप जड़त्वीय निर्देश तंत्र की बात करोगे तो वहां पे क्या क्या चीजें याद रखने लायक हैं, स्मरणीय बिंदु देख लीजिए। भौतिकी के सभी मूल नियम जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ही बनाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, भौतिकी के जितने भी मूल नियम हैं, जितने भी फंडामेंटल लॉस ऑफ फिजिक्स हैं, वो किसके लिए बनते हैं? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए बनते हैं। भौतिकी के मूल नियम जड़त्वीय निर्देश तंत्रों के लिए बनाए जाते हैं। भौतिकी के सभी मूल नियम सभी निर्देश तंत्रों में समान गणितीय रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जब बना ही जड़त्वीय के लिए है तो जितना भी जड़त्वीय निर्देश तंत्र होगा उसको समान रूप से आप प्रदर्शित कर सकते हो, गणितीय रूप में व्यक्त कर सकते हो। और ये देखिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के गति विषयक नियम लागू होते हैं। ये जिसको मैं यहां लिख रहा था कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियम मान्य है, न्यूटन के नियम लागू होते हैं। तो परिभाषा कहीं कहीं ऐसी भी दी जाती है कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र होता है जिसमें न्यूटन के नियम लागू होते हैं, न्यूटन के नियम मान्य होते हैं। और जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियम मान्य है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु पे अगर आप बल नहीं लगाओगे, नियम यही है ना, अगर बल नहीं लगाओगे तो वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में यही होगा कि न्यूटन के नियम मान्य होंगे तो क्या होगा, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, यदि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी कि अगर बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाओगे तो वहां पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। और सॉरी, नॉट जीरो क्यों लिख दिया, नॉट जीरो क्यों लिख दिया, इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए ना। अगर आप बाहर से कोई बल नहीं लगाओगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। यह है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अभी ये चीज को आप शायद नहीं समझ पाओ क्योंकि आपको न्यूटन के नियम अभी नहीं पढ़ाया गया है, इसलिए इसको हम लोग दोबारा पढ़ेंगे चैप्टर 5 में। लेकिन इतनी सारी चीजें आप याद रखिए कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र वह निर्देश तंत्र होता है जो स्थिर अवस्था में होता है या एक समान गति से चलता है, या चल भी रहा होगा तो एक समान गति अवस्था में होगा। क्या क्या चीजें याद रखने वाली हैं? जितने भी नियम बनते हैं फिजिक्स के, किसके लिए बनेंगे? जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए बनेंगे। भौतिकी के जितने भी नियम होंगे सभी जड़त्वीय निर्देश तंत्रों में समान रूप से गणितीय रूप से व्यक्त किए जा सकते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियम लागू होते हैं, यानी कि अगर कोई स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, विराम है तो विराम ही रहेगा, गति में है तो गति में ही रहेगा, जब तक आप बाहर से बल नहीं लगाओगे। यानी कि नो फोर्स नो एक्सीलरेशन, कोई फोर्स नहीं है तो कोई भी त्वरण उत्पन्न नहीं होगा। ओके, जड़त्वीय निर्देश तंत्र में किसी वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने के लिए वास्तविक बल लगाना पड़ता है। अगर आप जड़त्वीय निर्देश तंत्र पर हो, अगर आप जड़त्वीय निर्देश तंत्र से देख रहे हो किसी चीज को, अगर आप जड़त्वीय निर्देश तंत्र में हो और किसी पार्टिकल को, किसी बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो अगर उसमें त्वरण उत्पन्न करना है तो आपको एक वास्तविक बल लगाना पड़ेगा। अब आपको लग रहा होगा ठीक है, बिना बल के भी कहां त्वरण उत्पन्न होता है? होता है इसमें होता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र उस निर्देश तंत्र को कहते हैं जो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है। यह रेस्ट में नहीं रहेगा, ये एक समान गति नहीं करेगा। उस निर्देश तंत्र को हम लोग अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं जो कि किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र के सापेक्ष त्वरित गति करता है। एक्सीलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, त्वरित निर्देश तंत्र को हम लोग क्या कहेंगे? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहेंगे। और याद रखिए त्वरित कहां कहां पर? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियमों का पालन नहीं होता। यहां पर देखो, हम ये नहीं बोल रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि न्यूटन के नियम गलत हैं या न्यूटन के नियम में कोई गलती है जो मैं ढूंढ निकालूंगा। न्यूटन के नियम बिल्कुल सही हैं, लेकिन वो किसके लिए है?
न्यूटन के नियम हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए। और अभी आपको बताया भी गया था कि भौतिकी के जो भी मूल नियम हैं वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र के लिए हैं। और अगर उन नियमों को इसमें लगाओगे तो दिक्कत तो होगी ना। और इन्हीं सब के बारे में हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में न्यूटन के नियम लागू नहीं होते। त्वरित और घूर्णी निर्देश तंत्र जो एक्सेलरेट हो रहा है या घूर्णी गति कर रहा है, ऐसे वाला घूर्णी गति जानते हो ना, घूर्णी गति क्या होता है, अब पढ़ेंगे चैप्टर 7 में पढ़ेंगे हम लोग। तो त्वरित और घूर्णी निर्देश तंत्र क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं, क्योंकि परिभाषा यही है कि जो त्वरित है वो अजड़त्वीय है, तो जो त्वरित है वो तो है ही है। घूर्णी निर्देश तंत्र जो घूर्णन कर रहा है वो निर्देश तंत्र भी क्या होगा, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में पिंड पर एक छदम बल लगता है। छदम बल यानी कि फिक्सियस फोर्स, एक जाली फोर्स, जाली, नकली, धोखेबाजी वाला फोर्स, ये सब बल लगता है। ये देखिए, इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगा, ये आप चैप्टर 5 में ही समझ पाएंगे जब आप बलों के बारे में पढ़ेंगे तो। लेकिन अभी इतना याद रखिएगा कि जो विरामावस्था में है या एक समान गति में है वो जड़त्वीय है, वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, वहां पर न्यूटन के नियम लागू होते हैं। यानी कि वहां पर क्या होगा, अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है, यानी अगर किसी वस्तु पे बाह्य बल नहीं लग रहा तो वस्तु विरामावस्था में रहेगी, उसमें कोई त्वरण नहीं रहेगा। जड़त्वीय में ऐसा होगा। अजड़त्वीय किसको बोलते हैं, जो त्वरित है, त्वरित निर्देश तंत्र को हम लोग कहते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। और यहां पर न्यूटन के नियम लागू नहीं होते। त्वरित और घूर्णी निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में पिंड पर एक छदम बल लगता है। अब ये क्यों लगता है या क्यों लगाया जाता है, इसको आप चैप्टर 5 में ही समझोगे। आज समझ लो छदम बल होता क्या है। ऐसा बल जो वास्तव में वस्तु पर नहीं लगता, वास्तव में वस्तु पर नहीं लगता, किंतु निर्देश फ्रेम के त्वरित होने के कारण वस्तु पर कार्यरत प्रतीत होता है, छदम बल कहलाता है। एक्चुअली में नहीं लगता है। एग्जाम्पल के साथ समझा देता हूं। ये एक वृत्तीय मोड़ है, ओके, आप कार सुई से भगा रहे हो। कैसे भगा रहे हो, सुई से भगा रहे हो, तो क्या होता है, आपको लगता है कि आपको बाहर की ओर धकेला गया है, लेकिन कौन है वहां, तो बल लगाने वाला कोई था ही नहीं, लेकिन आप एक बल का अनुभव करते हो ना, आपको लगता है कि आपके ऊपर कोई बल लगाया है या आपके ऊपर कोई बल लगा है। यही है छदम बल, जिसे आप यहां पे क्या नाम देते हो, आप केंद्र बल का नाम देते हो। अब केंद्र बल अभी नहीं, अभी केंद्र बल केंद्र की ओर लगता है, अभी केंद्र बल केंद्र की ओर लगता है। हम बोल रहे हैं अब केंद्र बल जो बाहर की ओर लगता है। एक्चुअली में वो लगता नहीं है, वो लगाया जाता है जानबूझ के। क्यों लगाया जाता है, इसको मैं चैप्टर 5 में ही समझाऊंगा। तो याद रखिए कि एक ऐसा बल जो वास्तव में वस्तु पर नहीं लगता, किंतु निर्देश फ्रेम के त्वरित होने के कारण वस्तु पर कार्यरत प्रतीत होता है, छदम बल, या इसी को स्यूडो फोर्स भी कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे बच्चा, इंग्लिश में कहेंगे स्यूडो, स्यूडो फोर्स। पी साइलेंट है, पी स्यूडो नहीं बोलना, स्यूडो फोर्स बोलेंगे। अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर भी तो यहाँ बल कहाँ से लाए, यहाँ पे सिंपल जेटो का नियम काम करता है। जब आप वृत्तीय मोड पर हो तो क्या होगा, आपकी जो सीट है, जो नीचे का आप सीट पे बैठे हो ना, तो आपके जो निचला बॉडी पार्ट है जो सीट से कनेक्टेड है, सीट से कनेक्टेड है यानी कि संबंधित है, वो तो ऐसे मुड़ जाएगा, लेकिन ऊपर का हिस्सा वहीं रह जाता है। तो आपको लगता है कि आपको बाहर की ओर कोई ढकेल रहा है। यहाँ पे सिंपल जेटो का नियम काम करता है। लेकिन आपको लग रहा है कि आप पे कोई बल लगाया जा रहा है, लेकिन सामने वाले अगर मैं बगल में, हालांकि लग मेरे ऊपर भी रहा है, लेकिन मैं देखूंगा तो यार तू बाहर की ओर क्यों फेंका रहा है, ऐसे जानबूझ के लगे एक्टिंग क्यों कर रहे हो, कोई है क्या बाहर बल लगा। अगर बल होगा तो कोई लगाने वाला भी चाहिए ना, तो वहां बल लगा कौन रहा है, नहीं लगा रहा है कोई। तो वो क्या है, वो एक छदम बल है। छदम बल, आप केंद्र बल क्या है, एक छदम बल है, एक स्यूडो फोर्स है, एक जाली फोर्स है, नकली फोर्स है, धोखेबाजी वाला फोर्स है, 480 फोर्स है। इसकी चर्चा मैं करूंगा चैप्टर 5 में, बहुत डिटेल से करूंगा। अभी बस आप इतना याद रखिए कि निर्देश तंत्र क्या है। 2 प्रकार के निर्देश तंत्र हैं, जड़त्वीय है, अजड़त्वीय है। जड़त्वीय किसको बोलेंगे, अब आप बताओगे,
जटवी किसको बोलेंगे? जो या तो विराम में है या एक समान चाल से चल रहा है। और अजटवी किसको बोलेंगे? जो त्वरित है, किसी जटवी के सापेक्ष त्वरित है, उसे हम लोग कहते हैं अजटवी। और यह भी याद रखना है कि जटवी में न्यूटन के नियम लागू होते हैं, अजटवी में न्यूटन के नियम लागू नहीं होते हैं। जटवी में अगर किसी वस्तु पे बाह्य बल नहीं लग रहा तो उसका त्वरण शून्य होगा, लेकिन अजटवी में ऐसा जरूरी नहीं है, बिना बल का भी त्वरण हो सकता है। और इसीलिए हम यहाँ पे एक नकली फोर्स की बात करते हैं। ओके, तो चलिए, आई होप कि आप समझ गए होंगे कि निर्देश तंत्र क्या है, जटवी निर्देश तंत्र क्या है, अजटवी निर्देश तंत्र क्या है। और अब बात करते हैं, ये बस आपको बस इसको भी इसी में ले लेते हैं, कोई खास टॉपिक नहीं है ये, कि एक विमीय, द्विविमीय तथा त्रिविमीय गति क्या होता है। मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। चलिए देखते हैं, इन चीटियों को देखिए, बताइए इन चीटियों की गति कैसी है। चीटियों की गति कैसी है? तो चीटी क्या कह रहे हैं भाई? चीटी एक सीधी रेखा में चल रहे हैं। ये कैसा मोशन है? चीटियों की गति कैसा है? ये है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सीधी रेखा में गति है। ये क्या है? ये चीटियों की गति को देखिए आप, ये एक सीधी रेखा में चल रहे हैं, तो ये गति कैसी है? ये एक सीधी रेखा में गति है और इसको बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशन। ओके, और अब जरा इसको देखिए, कॉकरोच को, जो किसी फॉल्स में आए बाएं कर रहा है, आए बाएं ऐसे ऐसे। ठीक है, देखिए जरा पीछे देख लीजिए आप। तो कॉकरोच की गति कैसी है भाई? कॉकरोच किसी समतल पर चल रहा है और ऐसे चल रहा है कि वो अगल बगल भी जा रहा है, यानी कि अगल बगल की गति की उपेक्षा यहां पर नहीं की जा सकती है। तो ये कहां पे गति है? ये है मोशन इन अ प्लेन, समतल में गति। और समतल में गति यानी कि द्विविमीय गति। ओके, और जरा इनको भी देख लीजिए, मधुमक्खी देख लीजिए, मधुमक्खी क्या कर रही है? फ्लाइंग हनी भी। इनकी गति कैसी है? इनकी गति है आकाश में, यानी कि स्पेस में। कोई चीज यूं 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 हो रहा है ना, तो स्पेस में है। तो अब जरा देख लीजिए कौन क्या है। टाइप्स ऑफ मोशन, मोशन इन 1 डायमेंशन, दिस इज मोशन इन 1 डायमेंशन। ओके, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यही है ना मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में गति, उसे ही बोलेंगे आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और ये गति कैसी है? मोशन इन 2 डायमेंशन, द्विविमीय गति है। मोशन इन प्लेन, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज एग्जांपल ऑफ मोशन इन 1 डायमेंशन। एक सीधी रेखा में गति किसका उदाहरण है? एक विमीय गति का उदाहरण है। एक समतल में गति किसका उदाहरण है? 2 डायमेंशन यानी कि द्विविमीय गति का उदाहरण है। मोशन इन 3 डायमेंशन, मधुमक्खी को देख लीजिए, ये किसका एग्जांपल है? मोशन इन स्पेस। ओके, तो दैट्स इट। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ प्लेन। यहां पर हम लोग 3D मोशन की बात तो नहीं करेंगे, उसके क्वेश्चन जरूर करेंगे, लेकिन यहां पर आपको 3D मोशन देखने को नहीं मिलेगा। 3D मोशन एक्चुअली में आपको देखने को मिलेगा जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, वहां पर गैसों के गति की बात करोगे। जो एटॉम्स होते हैं, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटॉम्स होते हैं, दे आर इन 3D मोशन। तो अभी ये जो चैप्टर है वो क्या नाम है इसका? एक सरल रेखा में गति है ये, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसे आप एक नाम देते हो हिंदी में ऋजु रेखीय गति। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग आ जाएंगे सरल रेखा में गति पर, ऋजु रेखी में गति पर। तो चलिए, इस लेक्चर में बस इतना ही, हम लोग मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अलविदा।